नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम मुद्दों पर होगा मंथन। दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी टेंडर मामले में एंटी करप्शन ब्रांच का बड़ा एक्शन। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 की गिरफ्तारी। जापान के कारोबारी उत्तर प्रदेश में खोजेंगे व्यापार की संभावनाएं। दिल्ली में आयोजित हो रही है यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट। 200 से ज्यादा जापानी निवेशक होंगे शामिल। पश्चिम एशिया में तनाव जारी। ईरान ने अमेरिका के हॉर्मुज खुले होने के दावों को किया खारिज। ईरान ओमान समझौते से भी अमेरिका नाराज। और पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। वर्ल्ड कप में 16 साल बाद आमने सामने होंगी दोनों टीम। भारत को जीत या ड्रॉ की जरूरत। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। लंबे अंतराल के बाद तमिलनाडु में होने वाली ये बैठक केंद्र और दक्षिणी राज्यों के बीच समन्वय के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी शामिल होने की संभावना है। इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कावेरी नदी के जल बंटवारे और मेकेदातु बांध को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो सकता है। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान, समुद्री सुरक्षा, कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर में कथित अनियमितताओं के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली सरकार के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन सीईओ और आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव समेत 3 निजी व्यक्ति शामिल हैं। एसीबी के मुताबिक मामले में जो टेंडर की शर्तें थीं उसमें कथित हेरफेर और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। इस मामले में 11 मई 2024 को एफआईआर दर्ज करवाई गई थी जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगाई गई। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई के बाद मामले में जांच तेज हो गई। एजेंसी टेंडर प्रक्रिया, संबंधित अधिकारियों की भूमिका और निजी कंपनियों के साथ कथित साठगांठ से जुड़े जो तमाम पहलू हैं उसकी जांच कर रही है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। केजरीवाल जो बार बार माफी मांगते थे, मैं यमुना जी को साफ करने के लिए मुझे 5 साल चाहिए, मैं अभी नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो, अगले 5 साल दे दो। 2020 में फिर इन्होंने 5 साल मांगे, माफी मांगी दिल्ली की जनता से। इसलिए मांगी क्योंकि मोटा घोटाला, मोटे पैसे का घोटाला सत्येंद्र जैन अधिकारी और उस समय के जो ठेकेदार थे उन्होंने किया है, जिसकी वजह से यमुना जी के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे वो प्लांट नहीं लग पाए और उसके लिए जो आवंटित पैसा था वो सत्येंद्र जैन अधिकारी और ठेकेदारों की जेब में गया है। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 की शुरुआत हो गई। नई दिल्ली में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यामानाशी के गवर्नर कोचारो नागासाकी की अगुवाई में पहुंचे 200 से ज्यादा जापानी जो निवेशक हैं और सीईओज उनका स्वागत किया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत जापान संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं
उन्होंने बताया कि फरवरी 2026 में जापान और यामानाशी दौरे के दौरान निवेश को लेकर कई चर्चाएं हुई थी। अब इसमें ऑटोमोबाइल, हाइड्रोजन, एनर्जी समेत कई ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें यूपी में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। 18 से 23 अगस्त तक चलने वाले कार्यक्रम में 21 अगस्त को लखनऊ में मुख्य इन्वेस्टमेंट मीट होनी है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट जैसे जो क्षेत्र हैं उसमें सहयोग पर फोकस रहेगा। आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके प्रयास से आज भारत और जापान के संबंध एक नई ऊंचाई को छू रहे हैं। फरवरी 2026 में मुझे एक डेलीगेशन के साथ में जापान और यामानाशी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय हमने यामानाशी और जापान में जिन मुद्दों पे चर्चा की थी, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, हाइड्रोजन एनर्जी के सेक्टर में, और उसी बात को लेकर के 200 से अधिक इन्वेस्टर, इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओज यामानाशी के माननीय गवर्नर के नेतृत्व में दिल्ली में पहुंचा है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जापान और उत्तर प्रदेश की साझेदारी से बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और कारोबार के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भारत और जापान मित्र देश है। मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी बड़ी डेलीगेशन 200 से अधिक जापान के उद्योग जगत से जुड़े हुए मित्र, वहाँ के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग आज उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामानाशी और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे। और अब बात झारखंड की, जहां सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार रात उन 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की जिन्हें अनियमितताओं की वजह से रद्द किया गया है। झारखंड सरकार ने कल देर रात 8 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर बताया कि रद्द की गई परीक्षाओं में वो परीक्षाएं भी शामिल हैं जो 2014 से जेपीएस और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आयोजित की थी। राज्य सरकार द्वारा रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्राध्यापक, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक और वन क्षेत्र अधिकारी जैसे पदों के लिए होने वाली भर्तियां शामिल हैं। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज और कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वो देहरादून और मसूरी में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। आज उपराष्ट्रपति देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का दौरा करेंगे और दौरे के दूसरे दिन यानी 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी पहुंचेंगे। यहां वो 2024 बैच के आईएएस अधिकारियों के प्रोफेशनल कोर्स के द्वितीय चरण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। एनडीए परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एनटीए की समीक्षा बैठक में परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी जरूरी सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रहलाद जोशी के निर्देशों के बाद एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। परीक्षा टीम में बदलाव करते हुए 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को जोड़ा जा रहा है। प्रश्न पत्रों की जांच और समीक्षा को मजबूत करने के लिए 4 स्तरीय प्रश्न पत्र जांच प्रणाली लागू की जाएगी। अगले 2 से 3 हफ्तों में 20 से 25 अधिकारियों की नियुक्ति होनी है, जबकि आगे की भर्ती योजना की भी समीक्षा की गई है। इसके साथ ही एनटीए के कार्यालयों को नए परिसर में युद्ध स्तर पर शिफ्ट किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए परिसर में सीआईएसएफ की टीमें तैनात की जाएंगी। सरकार का जोर परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने पर है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जनसांख्यिकीय बदलाव से जुड़े मामलों की जांच कर रही नावलेकर समिति के सामने प्रदेश सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी से जुड़े आंकड़े पेश किए। सरकारी जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में कुल 7,656 रोहिंग्या और 504 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है।
आंकड़ों के अनुसार जम्मू संभाग में 6,737 रोहिंग्या और 46 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई, जबकि कश्मीर संभाग में 919 रोहिंग्या और 458 बांग्लादेशी नागरिक जो हैं उनकी मौजूदगी की जानकारी दी गई है। अधिकारियों के अनुसार म्यांमार से भारत आने वाले कई रोहिंग्या पहले हैदराबाद पहुंचे, बाद में जम्मू में आकर बस गए। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में रोहिंग्या नागरिक वर्ष 2012-2017 के दौरान जम्मू पहुंचे। सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ रोहिंग्या नागरिकों के संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसे गतिविधियों में शामिल होने की आशंका जताई। सीमा क्षेत्रों के नजदीक उनकी मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया है। केंद्र सरकार ने 26 मई को नावलेकर समिति का गठन किया था। समिति को घुसपैठ और उससे जुड़े जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन कर आवश्यक उपाय सुझाने हैं और 1 वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। और अब बात मौसम से जुड़ी हुई। देश के कई हिस्सों में अगले 1 सप्ताह तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपर बना दबाव लगातार पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस सिस्टम के प्रभाव से आज बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। निचले इलाकों में जलभराव और कृषि क्षेत्रों में पानी भरने के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक आज भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और रास्तों के बंद होने का जो खतरा है उसे देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। पर्यटकों को खराब मौसम के दौरान यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो मानसून पूरी तरह सक्रिय है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी है और मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम खराब रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की। लगातार बारिश के चलते इन राज्यों में नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। प्रशासन ने निचले और बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को जलभराव से बचने के निर्देश दिए हैं। वक्त ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। आपका बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे और रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खास खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान के साथ 60 दिन के अस्थायी युद्ध विराम समझौता खत्म होने के बाद ट्रंप का ये बयान सामने आया। अमेरिका ने दावा किया कि हॉर्मुज शिपिंग के लिए खुला हुआ है। इस बीच ब्रिटिश सेना की समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार
हॉर्मुज से बाहर निकलते समय एक जहाज पर हमला किया गया। ईरान ने कहा कि जब तक अमेरिका ईरान की शर्तें पूरी नहीं करता तब तक ये जलमार्ग फिर से नहीं खुलेगा। ट्रंप ने ईरान के साथ हॉर्मुज के संचालन को लेकर बातचीत कर रहे ओमान पर बमबारी की भी धमकी दी। ओमान ईरान के साथ जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही का रास्ता निकालने में जुटा है, जबकि अमेरिका इससे नाराज है। इजराइल ने सीरिया के उत्तर पश्चिमी इदलिब प्रांत में अबू दुहूर एयरबेस पर हवाई हमले किए। इजराइल का कहना है कि कार्रवाई बेस पर तुर्की सैनिकों की तैनाती को रोकने के लिए की गई। जानकारी के अनुसार 8 हमले एयरबेस के रनवे पर हुए, जिससे नुकसान तो हुआ लेकिन कोई हताहत नहीं। वहीं सीरिया ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री असद अल शिबानी ने इन हमलों को गैर जरूरी उकसावा और सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास तय समय से पहले आगामी शुक्रवार को खत्म हो जाएगा। पहले अभ्यास तय कार्यक्रम के अनुसार 27 अगस्त तक चलना था। सियोल की सेना ने ये जानकारी दी है। मिलिट्री अभ्यास में ये कटौती ट्रंप के उस आदेश के बाद की गई जिसमें उन्होंने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ अपने बहुत अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए सालाना अभ्यास में अमेरिका की भागीदारी को कम करने के लिए कहा था। खबर कांगो से, जिसके पूर्वी हिस्से में इबोला से निपटने वाली स्वास्थ्य टीम पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने चिंता व्यक्त की। मंगलवार को हुए इस हमले में एक एम्बुलेंस चालक घायल हुआ, जबकि 3 एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हुई हैं। यूएन के अनुसार घटना उत्तरी इटूरी प्रांत के अरू इलाके में हुई, जहां एक संदिग्ध इबोला मरीज को अस्पताल ले जाया जा रहा था। यूएन ने इबोला प्रतिक्रिया टीमों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपील की है। और आइए रुक करते हैं कुछ खेल जगत से जुड़ी खास खबरों का। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से करारी शिकस्त देकर FIH विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। सुनलिटा टोप्पो, नवनीत कौर, सुशीला चानू, दीपिका और साक्षी रानी ने भारत की ओर से गोल किए और टीम को विश्व कप में अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाई है। भारत को अब 20 अगस्त को इंग्लैंड से खेलना है, जिसके बाद अगले दौर में पहुंचने वाली टीम का निर्धारण होगा। वहीं पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से है। भारत को इस मुकाबले में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराना होगा या कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आखिरी बार 16 साल पहले दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर भिड़े थे, जब राजपाल सिंह की कप्तानी वाली मेजबान टीम ने 4-1 से जीत दर्ज की थी। टीम इंडिया गोल टेस्ट जीतने में 6 विकेट से दूर है। 372 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही श्रीलंकाई टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 84 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। श्रीलंका को अभी 288 रन और बनाने हैं। वहीं मंगलवार को खराब रोशनी की वजह से खेल जल्दी रोक दिया गया था। स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पहला गेम गंवाने के बाद जोरदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रिया के कॉलिन्स वैलेंटाइन फिलिमीन को 3 गेम तक चले कड़े मुकाबले में हराकर BWF विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल के दूसरे दौर में प्रवेश किया। लक्ष्य ने 45 मिनट तक चले मुकाबले में फिलिमोन को 16-21, 21-8, 21-4 से हराया। दूसरे दौर में लक्ष्य का सामना अमेरिका के गैरेट टेन से होगा, जिन्होंने स्विट्जरलैंड के टोबियास क्वेंजी को 21-4, 21-15 से हराया है। महिला सेन का आज दूसरे दौर में जो मुकाबला है वो अमेरिका के गैरेट टेन से होना है, जब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने महिला डबल्स में अमेरिका की लॉरेन लेम और एल्सिन क्विन ली की जोड़ी को सीधे गेम में हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। त्रिशा और गायत्री ने दूसरे दौर में महज 38 मिनट में विरोधी जोड़ी को 21-15, 21-12 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब बात अंगदान की, जिसे महादान कहा जाता है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपने अंगों का दान कर किसी दूसरे इंसान को एक नई जिंदगी देता है, लेकिन देश में अंगों की मांग और आपूर्ति में अब एक बड़ा अंतर है। इस सिलसिले में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार नई पहलें चला रही है और इसी कड़ी में बीते दिनों जुग जुग जियो अभियान की शुरुआत हुई। क्या है ये पहल, जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए।
एक इंसान का दूसरे इंसान की जान बचाना इंसानियत का एक बेहद पवित्र जज्बा है और इस भावना की सबसे खूबसूरत मिसाल अंगदान के रूप में सामने आती है, जब कोई व्यक्ति अपने अंगों का दान कर जीने की आस खो चुके किसी इंसान को नई जिंदगी देता है। इसीलिए अंगदान को महज एक दान नहीं बल्कि महादान भी कहा जाता है। मदद के इसी खूबसूरत जज्बे को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी खुद भी समय समय पर इसके लिए अपील करते रहे हैं। हमारे बीच ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन के अंत के बाद भी समाज जीवन के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हैं और इसके लिए उनका माध्यम होता है अंगदान। ये निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन ये निर्णय कई जिंदगियों को बचाने वाला होता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में 3 अगस्त को 16वें अंगदान दिवस पर जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य अंगदान को बढ़ावा देना और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना है। दरअसल देश में बीमार लोगों के लिए अंगों की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर है, जिसके चलते हर साल हजारों लोग समय पर ऑर्गन डोनर न मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इसका एक बड़ा कारण लोगों में जागरूकता का अभाव भी है। एक डोनर लीवर, दिल, किडनी, फेफड़े जैसे ऑर्गन्स के अलावा कॉर्निया और त्वचा जैसे टिश्यू भी दान कर सकता है। एक डोनर के अंगदान से 8 लोगों तक की जान बचाई जा सकती है। हालांकि अनेक लोगों में अभी भी अंगदान को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, डर और सामाजिक हिचकिचाहट भी देखने को मिलती है। ऐसे में अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए सरकार लगातार नई पहलें चला रही है। इसी कोशिश में जुलाई 2025 में अंगदान जीवन संजीवनी अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत 1 से 31 जुलाई 2025 तक अंगदान माह मनाया गया। सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले NOTTO यानी राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, 30 से अधिक क्षेत्रीय और राज्यों के संगठनों और करीब 1200 पंजीकृत अस्पतालों को मिलाकर एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है। इन हितधारकों के बीच मजबूत समन्वय के लिए सरकार ने ई प्रत्यारोपण नाम का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जो एक पारदर्शी अंगदान और प्रत्यारोपण इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि नागरिकों में अंगदान को लेकर हिचकिचाहट कम हो रही है और अंगदान के लिए आगे आने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लाखों की संख्या में लोग अंगदान के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। नोटों की आधार आधारित वेबसाइट के अनुसार 5.5 लाख से अधिक लोग अंगदान के लिए प्रतिज्ञा ले चुके हैं। कोई भी इच्छुक डोनर नोटों की वेबसाइट पर आसानी से अंगदान के लिए पंजीकरण करा सकता है। सरकार की इन्हीं पहलों की वजह से देश में अंग प्रत्यारोपणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अंग प्रत्यारोपण के मामले में अब भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा स्थान रखता है। जहां 2013 में भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का आंकड़ा महज 5000 से भी कम था, तो वहीं 2025 में ये बढ़कर 20,000 के भी पार पहुंच गया। वहीं मृतक दाताओं से होने वाले अंग प्रत्यारोपण की संख्या भी 2013 के 837 से बढ़कर 2025 में 3500 से अधिक पहुंच गई। सरकार के इन प्रयासों और इनसे फैलती जागरूकता का सकारात्मक असर साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि देश में अभी भी ऑर्गन्स और टिश्यू की डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर है, जिसे दूर करने के लिए जुग जुग जियो अभियान जैसी पहलें बेहद प्रभावी साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस अभियान को जिस पहल के तहत शुरू किया गया है, कहीं ना कहीं जब आप अंगदान के लिए आगे आते हैं तो ये पहल बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि ये कई उन लोगों को जीवन दे सकती है जिन्हें उन अंगों की ज़रूरत है, जिनसे उनका जीवन आगे चल पाएगा। और ये जो पहल है किस तरह से लोगों को जागरूक करेगी, प्रेरित करेगी कि वो आगे इस तरफ लगातार आते जाएं। फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा मेरे और संध्या के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।